बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। चाइना इन, अमेरिका आउट। आपको बताते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। और आपको याद होगा कि पिछले साल 2025 के अंदर सदर शी जिनपिंग ने अपनी तारीख साज परेड के अंदर 3 सितंबर को ये कहा था कि दुनिया अब यूनिपोलर यानी कि वाहिद ताकत के तौर पर नहीं रही, बल्कि अब मल्टीपोलर दुनिया हो गई और भी ताकत के महवर हो गए। और नाम लिए बगैर उन्होंने अमेरिका की ठीक ठाक क्लास ले ली थी। उसके बाद हमने ये देखा कि चाइना अरब समिट करवाया गया, जिसके अंदर गल्फ कंट्रीज कोऑपरेशन, जिनको कहा जाता है गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के तौर पर, उसके अंदर कतर भी है, सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, ओमान और बहरीन भी शामिल हैं। तो इन ममालिक को शामिल करके एक जीसीसी बनाया गया। और उसके अंदर चाइना ने 2024 के अंदर जब यूएई की लीडरशिप वहाँ गई, तो उसके बाद दोबारा अब जब हालात तब्दील हुए तो आपको पता है कि शेख खालिद वहाँ पहुँचे, जो कि सबसे बड़े साहबजादे हैं वालिए अरब अमारात के। और उसके अंदर उनकी जो बातचीत हुई और उनके साथ जो वक्त गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर ऑयल और उनकी इंडस्ट्री के मिनिस्टर, और इसी तरीके से ट्रेड मिनिस्टर, और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर वो भी शामिल थे। यानी कि अब यूएई अपना जो रुख है वो गो चाइना की तरफ देख रहा है। और गो चाइना यानी कि नो वेस्ट तो इसका वाज़ेह मतलब है कि यूएई ने देख लिया कि अमेरिका ने जिस अंदाज में उनसे वादे वईद किए थे, दिफाई तौर पर वो उसमें नाकाम रहे। यूएई को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक और ब्लॉक भी बनता जा रहा है, और वो हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, ये एक मजबूती के साथ एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी जहाज़ों का मतलब साफ सा ये है कि अगर जंग होती है और खुदा न खास्ता एक नाजायज़ रियासत से होती है, तो उस सूरत में अमरीकी जहाज़ों के जो सोर्स कोड हैं वो काम नहीं करेंगे, और अमेरिका उनको उस रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसलिए उन्होंने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करना मुनासिब समझा। यही वजह है कि पाकिस्तानी तैयारों की घन गरज से आज सऊदी फ़ज़ाएँ अल्हम्दुलिल्लाह गूंज उठी हैं, और पाकिस्तान की एक बड़ी फ़ौजी जो तादाद है, जो तकरीबन एक ब्रिगेड बताई जाती है, यानी कि 5000 के करीब, वो वहाँ इस टाइम पे पाक सऊदी दिफाई और स्ट्रेटिजिक शराकतदारी के मुआहदे के हवाले से वो वहाँ ज्वाइन करेंगे। 7 और मुल्क, जिनके अंदर एक नॉन अरब मुल्क है, वो भी पाकिस्तान को दिफाई और स्ट्रेटिजिक शराकतदारी सऊदी अरब के तर्ज के ऊपर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जंगबंदी का दौरा है, इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद आप देखेंगे। और जिस मुल्क के साथ आपका दिफाई और स्ट्रेटिजिक शराकतदारी हो जाती है, तो याद रखें अमेरिका ने जिस तरह से 800 के करीब अड्डे पूरी दुनिया में कायम किए, यूरोप में और अरब दुनिया के अंदर, तो उनकी तिजारत भी सारी खींच के वो ले गया। जापान और कोरिया उसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन कराम, यहाँ ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि सदर शी जिनपिंग ने इसी साल के आखिर के अंदर दूसरा अरब और चाइना समिट वो भी रखा है, जिससे साथ ही उन्होंने 4 नुकाती प्रोग्राम भी दिया कि गल्फ़ कंट्रीज़ आपस में अफ़ाम व तफ़हीम से रहें, एक दूसरे की सॉवरेनिटी, आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई तशख़्ख़ुस का एहतराम करें, और यूनाइटेड नेशन के दिए गए चार्टर के मुताबिक एहतराम इंसानियत भी रखा जाए और मिलकर डेवलपमेंट भी की जाए। ये है वो सदर शी जिनपिंग का विन विन फार्मूला, जिसके तहत वो कहते हैं कि एहतराम बड़ा ज़रूरी है। और हम यही देख रहे हैं कि चाइना ने कहीं भी बढ़कर कोई ऐसा काम नहीं किया। हाँ, उनके एडमिरल डोंग उन्होंने बढ़ा, और उन्होंने ये कहा, ये दिफा के मिनिस्टर भी हैं उनके, और वर्दी पहन के उन्होंने ये कहा कि आबनाए हुर्मुज़ तो ईरान के कंट्रोल में है। साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे उनके साथ एनर्जी और ट्रेड के एग्रीमेंट हैं, और हम उनका एहतराम करते हैं, और दुनिया को उसमें मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे, और हमारे शिप इन एंड आउट अपनी मर्जी से होंगे। उसके बाद अमेरिका ने जब ये
पाबंदियां आयद की और नाकाबंदी करना शुरू की आबनाए हुरमुज़ की, तो उसके बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि अमेरिका ये अब अपना आखिरी तुर्प का पत्ता ट्रंप कार्ड फेंक रहा है। नतीजा यह है कि वो ट्रंप कार्ड कामयाब नहीं हुआ और अमेरिका ने जो चाहा था कि दूसरे ममालिक भी अपने बहरी बेड़े वहाँ भिजवा देंगे अपने अपने शिप निकलवाने के चक्कर में, और अमेरिका को टारगेट करने के चक्कर में या उसको न्यूट्रलाइज करने के चक्कर के अंदर, तो वो तो उसकी दाल गली नहीं। और उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात जिनको ये कहा जा रहा है राउंड 2, मैं इसको कहता हूँ ये राउंड 1 है। ये पहले ही राउंड का तसलसल है नाज़रीन कराम, ये राउंड कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। अमेरिका ने 8 शराइत तो मान ली थी ईरान की, दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि 2 ही शराइत के ऊपर 10 में से 2 शराइत के ऊपर बात हुई और वो कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। तो भाई वो तो पहले भी नहीं बना रहे थे, उन्होंने तो कहा था। अब वो कहते हैं कि जी 20 साल तक आप न्यूक्लियर अफसूदगी नहीं करेंगे, ईरान कह रहे हैं हम 5 साल तक नहीं करेंगे, तो कहीं बात 10 साल के ऊपर आ जाएगी। अब 20 साल के बाद क्या 21वें साल अमेरिका उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम मान लेगा? ये भी एक खैर अलहदा बात है, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम आपको बताएं कि यूरोप से कैसे अमेरिका के आउट हुआ और दूसरे ममालिक इन होते चले जा रहे हैं। अभी आपने देखा हंगरी के अंदर 16 साल से प्राइम मिनिस्टर विक्टर की हुकूमत थी और वो बहुत ही अमेरिका के करीब समझे जाते थे। ये हालत थी कि जब एक नाजायज़ मुल्क के वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू ने वहाँ कदम रखे, तो नेतन्याहू के वहाँ कदम रखने के फ़ौरन बाद ही क्या हुआ कि ये सिलसिला आपने देखा कि बाकी वो डेवोस जब कॉन्फ्रेंस हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ नहीं गए थे क्योंकि उनको पता था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया हुआ है और इसी वजह से गिरफ्तारी के डर से वो डेवोस नहीं गए थे। लेकिन हंगरी की हुकूमत ने कहा कि हम उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। बहरहाल 6 दिन पहले, इलेक्शन से 6 दिन पहले जेडी वेंस साहब को वहाँ भिजवाया गया हंगरी, और उन्होंने वहाँ काफ़ी मेल मुलाकातें की। पैगाम ये देना चाहते थे कि हम हंगरी के साथ खड़ा है, यानी कि अमेरिका। उसके बाद हद यह है कि इलेक्शन से 1 दिन कबल सदर अमेरिका ने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो विक्टर को सपोर्ट करेगा हम उसकी हुकूमत जो आएगी मुस्तकबिल में, हम हंगरी पे जो तमाम मुआशी उसकी मुश्किलात हैं उनका अजाला कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद 2/3 अक्सरियत से मुखालफिन की जीत हो गई और अमेरिका आउट हो गया और नए आने वालों ने ये कह दिया कि हम तो यूरोप के साथ एक तवील हमारा जो है वो 1000 साल दास्तान है और हम उसी के साथ रहेंगे। फिर स्पेन ने इसराइल के साथ अपना सफ़ीर वापस बुला लिया और फिर 30 कश्तियों का फ्लोटेला भी भिजवा दिया। फिर आपने देखा कि किस तरह से इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जियोर्जियो मेलोनी, उन्होंने ये कहा कि इसराइल के साथ जो हमारा मुस्तकबिल के अंदर ऑटोमेटिक जो कि एक दिफाई मुआहदा रिन्यूअल होता था वो हम नहीं करेंगे, वो अब ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, यानी कि अब उसके ऊपर बात होगी। दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक अब खुल के ये बात करने लग गए हैं। लगता है कि ट्रंप साहब को समझ आ गई है कि इसराइल की मोहब्बत उनको बड़ी महंगी पड़ी और इतनी महंगी पड़ी कि आज उन्हीं के मुल्क के लोग उनके मुखालिफ हो गए। बेहतर यह है कि वो इसराइल के चश्मे से दुनिया को और बिलखसूस ईरान को देखना बंद कर दें, ताकि उनकी जो दुनिया में थोड़ी बहुत रह गई है वो कहीं वो भी मलिया मेट ना हो जाए। देखते रहें और जुड़े रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।